साथियों नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान। एक बार पुनः आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। और हमारे वीडियो का जो आज का टॉपिक है वो है सामान्य मूलभूत संप्रत्यय भाग 2। आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट्स की। और इससे पहले जो हमने एक अंक बनाया था पार्ट 1, उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में यानी कि जीव विज्ञान के भाग, इनके विषय में हमने बात की थी। तो उस दिन साथियों जो हमने बात की थी वो लास्ट हमने बात की थी सजीव के बारे में। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं मां शारदे को नमन करते हुए। और साथियों आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर एक चित्र है। ये चित्र है एक महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु अर्थात अरिस्टोटल जी का, जिन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलिया में जीवों के विषय में अपने अध्ययन को लिखा था। इनका काल 384 से 322 ईसा पूर्व था। इन्हें ही हम जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। और इन्हीं की बदौलत आज हम जीव विज्ञान नामक विषय को एक डिसिप्लिन साइंस के रूप में हम आज अध्ययन कर पा रहे हैं। आगे हम बात करते हैं सजीव की। सजीव अर्थात जीव। देखिए साथियों, आपने अपने आसपास इस प्रकार के कई प्रकार के जीव देखे होंगे। इसमें आप वनों को देख पा रहे हैं, वृक्षों को देख पा रहे हैं और अनेक जीव जंतुओं को देख पा रहे हैं। ये सभी जीव जंतु सजीव हैं। सजीव क्या है? जीव विज्ञान में जीव शब्द उन सभी प्राणियों के लिए प्रयोग होता है जिनमें जीवन सन्निहित होता है। जीव द्रव्य में संपन्न होने वाली समस्त जैविक और रासायनिक उपापचयी क्रियाओं के द्वारा कोशिकाएं सजीवता प्रकट करती हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा गया है और आप जानते हैं कि वे सभी जीव जिनमें जीवन होता है, जिनमें जीवन मौजूद होता है, वे सभी सजीव या जीव कहलाते हैं। और यह जो जीवन है, इस जीवन के लिए होने वाली या आवश्यक जितनी भी जैविक और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वे सभी के सभी जीव पदार्थ यानी कि जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म में संपन्न होती हैं। और इसी प्रोटोप्लाज्म में संपन्न होने वाली इन्हीं जैविक और रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण किसी भी जीव में सजीवता होती है। आगे बढ़ते हैं। जीवधारियों के लक्षण। आप ये कह सकते हैं कि हम कैसे पहचाने कि कोई चीज जीव है या निर्जीव है। तो जीवधारियों के कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जो कि निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। वो कौन कौन से लक्षण हैं, एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। जीवधारियों का सबसे पहला लक्षण है जीवन चक्र। प्रत्येक जीवधारी का अपना एक जीवन चक्र होता है, अर्थात जन्म से प्राकृतिक मृत्यु या द्विगुणन तक का समय जीवन चक्र कहलाता है। कोई भी जीव जिस दिन से पैदा होता है और जिस दिन वो मरता है या प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त होता है, वह पूरा का पूरा समय उसका जीवन चक्र कहलाता है। कुछ जीवों में जीव के जन्म से और उसके द्विविखंडन पर जाकर के उसकी मृत्यु होती है, अर्थात वह अपने जीवन को समाप्त करके संतति कोशिका में बदल जाता है। तो इसीलिए उसका जीवन चक्र वहां तक का माना जाएगा। जैसे कि प्रत्येक इसमें कई प्रकार के आपको जीव नजर आ रहे हैं। ये सभी के सभी जीव, इनका जीवन काल अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग समय का होता है। जीव एक दिन, कुछ 1 वर्ष, कुछ 2 वर्ष, कुछ 50 वर्ष, कुछ 150 से 300 वर्ष तक भी जीवित रहते हैं। अगला है कोशा संरचना। प्रत्येक जीवधारी के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इसीलिए इसे आगे पढ़ते हैं। सभी जीवधारियों की कोशाओं में जीव द्रव्य कोशिका कला के द्वारा घिरा रहता है, जबकि पादपों में कोशिका कला के बाहर एक निर्जीव कोशिका भित्ति भी होती है। प्रत्येक जीव के भीतर, चाहे वो जंतु हो या पादप हो, उनके शरीर में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जैसा आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक चित्र है, ये जंतु कोशिका का चित्र है, जबकि दूसरी ओर आप पादप कोशिका के चित्र को देख पा रहे हैं। तो प्रत्येक जीव के शरीर में कोशिका मौजूद होती है और कोशिका के भीतर जीवन के लिए आवश्यक जीव द्रव्य भी मौजूद होता है और इसी जीव द्रव्य में ही जीवन की क्रियाएं होती हैं। पादप कोशिका में आप देख पा रहे हैं कि इस पादप कोशिका के बाहर एक अतिरिक्त परत, एक एक्स्ट्रा लेयर जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, वो मौजूद होती है। और यह निर्जीव परत सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, जिसे कि हम कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। अगली प्रक्रिया जो जीवों में होती है वो है उपापचय। समस्त अपचय एवं उपचय क्रियाएं। जीव के शरीर में कई निर्माणकारी और कई विध्वंसकारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और यही प्रक्रियाएं संयुक्त रूप में उपापचयी प्रक्रियाएं या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहलाती हैं। यह जीवों का महत्वपूर्ण लक्षण है। अगला है श्वसन, ऊर्जा उत्पादन एवं उपयोग। प्रत्येक जीव
जीवित रहने के लिए एवं अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए पोषण प्राप्त करता है, लेकिन उस पोषण से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उस भोजन को उसे कई सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ना पड़ता है, जिन्हें हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स भी कहते हैं, और इन्हीं का जारण या श्वसन प्रक्रिया के द्वारा इनका ब्रेकडाउन होता है और उसके बाद में उनसे भोज्य पदार्थ यानी कि ऊर्जा उस भोज्य पदार्थ से प्राप्त होती है। यहाँ पर एक चित्र देख रहे हैं, इसमें ऊपर भोजन को दिखाया गया है और इस भोजन से हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट प्राप्त हो रहा है और इन्हीं पदार्थों का सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कोशिकीय श्वसन प्रक्रिया के द्वारा ये पदार्थ टूटते हैं और एटीपी के रूप में ऊर्जा देते हैं, और यही एटीपी ऊर्जा की करेंसीज जिन्हें हम कहते हैं, यही जीव को उसके दैनिक कार्यों को करने के लिए, उसके गमन, उसके ग्रोथ, वृद्धि के लिए और अनेकों प्रकार की जीवन के लिए आवश्यक जितनी भी प्रक्रिया हैं उन सभी को करने के लिए ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है। अगला आता है पोषण। पोषण यानी न्यूट्रिशन, भोजन का अंतर्ग्रहण एवं पाचन। प्रत्येक सजीव जीवित रहने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पोषण करता है, भोजन पर निर्भर करता है। इस पृथ्वी पर केवल पादप ही ऐसे हैं जो कि अपना खाना स्वयं बना सकते हैं और अन्य सभी के सभी जितने भी जंतु हैं या जीव हैं वे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक पिरामिड के माध्यम से दिखाया गया है, राइस एंड अल्टरनेटिव्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, मीट एंड अल्टरनेटिव्स, फैट, ऑयल, शुगर एंड सॉल्ट। ये सभी के सभी पदार्थ जीव पोषण के रूप में विभिन्न प्रकार के स्रोतों से लेता है। इनको इंजेक्शन, इन्हें अंतर्ग्रहण करता है और इन्हें पचाता है और उसके बाद में वो उनसे ऊर्जा प्राप्त करता है। अगला है वृद्धि। प्रत्येक जीव के शरीर में वृद्धि होती है, अर्थात सजीव पदार्थ के द्रव्यमान में वृद्धि। जितने भी सजीव होते हैं वे समय के साथ साथ उनके द्रव्यमान यानी कि उनके मास, मांस नहीं मास, मास मतलब द्रव्यमान में उसमें वृद्धि होती है और जिसके कारण कि उसकी ग्रोथ परिलक्षित होती है। जैसे आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक छोटे से सीडलिंग को आप देखते हुए धीरे धीरे करके एक बड़े पौधे में परिवर्तित होते हुए आप देख रहे हैं, अर्थात यह वृद्धि कर रहा है। अगला है प्रजनन। साथियों, ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है सजीव का। निर्जीव वस्तुएं प्रजनन नहीं कर सकती, वो अपने समान संततियों को नहीं उत्पन्न कर सकती, लेकिन जितने भी सजीव होते हैं वे अपने समान जननक्षम संतति को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। यहाँ पर आप एक कोशिकीय जीव को देख रहे हैं। यह एक कोशिकीय जीव विखंडन विधि के द्वारा अपने शरीर से 2 संतति जीवों को जन्म दे रहा है, तो अर्थात वह संतान उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार से जो विकसित जीव होते हैं, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिक जीव होते हैं, वे भी अपने समान संतति को जन्म दे सकते हैं। जैसे कि मनुष्य अपने शिशु को जन्म देता है, इसी प्रकार से गाय, भैंस, बकरी ये भी अपने समान संतानों को जन्म दे सकती हैं। यही प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है। अगला है संवेदनशीलता, यानी किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। इसे सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। जब हमें कोई भी बाह्य उद्दीपन मिलता है, चाहे वो प्रकाश हो, चाहे वो कोई रसायन हो या ताप हो, तो हम उसके प्रति एक अनुक्रिया करते हैं। कोई सुगंध हो, तो यही चीज संवेदनशीलता कहलाती है। अगला है गति। प्रत्येक जीव गति करता है। उसके गति के देखिए 2 कंसेप्ट होते हैं। एक तो होता है कि जीव का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, जिसे कि हम उसका मोशन भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है लोकोमोशन, जिसे हम कहते हैं जीव के शरीर के भीतर ही अगर एक ही स्थान पर रहते हुए जीव के शरीर में गति होती है। तो देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान या कोशिका या शरीर के अंदर खनिज एवं द्रव्यों का परिवहन। जीवों के शरीर में आप अनेकों प्रकार की गतियां देख सकते हैं। सजीवों में तो ये गतियां साफ तौर पर दृष्टिगोचर होती हैं, यानी कोई सजीव के स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, लेकिन पौधों में भी गति होती है, भले ही वो जड़ से एक स्थान पर रहते हैं। तो वो गतियों के इसमें अलग अलग प्रकार दिखाए गए हैं। इसमें एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया कि एक बेल एक शाखा पर चढ़ रही है, तो यह भी एक प्रकार की गति है जिसे हम थिक्नोट्रोपिज्म कहते हैं। वहीं दूसरी ओर पादप की जो जड़ें हैं वो जल के स्रोत की ओर गति करते हैं, यह हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाती है। पौधे का खिड़की से बाहर सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना, यह फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। इसी प्रकार से जड़ का धरती की ओर या गुरुत्व अर्थात पृथ्वी की ओर को गति करना, यह जियोट्रोपिज्म कहलाता है। और इसी प्रकार की अनेकों गतियां आप प्रतिदिन देखते हैं। जैसे इसमें कीमोट्रोपिज्म दिखाया गया है, और ये एक चित्र जो कि आप बहुत कॉमन देखते हैं कि जिसे आप छुई मुई कहते हैं, छुई मुई के पौधे में
जब आप इसको टच करते हैं तो यह मुरझा जाता है। तो यह भी एक प्रकार की गति है जिसे हम नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। आगे है उत्सर्जन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन। प्रत्येक सजीव के शरीर में अनेकों जो क्रियाएं होती हैं, अनेकों जो रासायनिक या जैविक क्रियाएं होती हैं, उनके उपरांत कुछ न कुछ वेस्ट मटेरियल निकलता है। जिस प्रकार से हम घर में कोई काम करते हैं, कोई वेस्ट मटेरियल निकलता है, कूड़ा करकट निकलता है, उसी प्रकार जीव के शरीर में भी होता है। तो इन्हीं पदार्थों का उत्सर्जन शरीर से बाहर होना अति आवश्यक होता है। यही प्रक्रिया उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहलाती है। जैसे इसमें उदाहरण में देखिए, एक व्यक्ति को पसीना यहाँ पर दिखाया गया है और दूसरा ये मल मूत्र। तो हमारा शरीर पसीने या मल मूत्र के रूप में अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। अगला है अनुकूलन। प्रत्येक सजीव में अनुकूलन पाया जाता है। जीवित रहने के लिए किसी नए वातावरण में स्वयं को ढालने की कला ही अनुकूलन कहलाती है। आप जानते हैं कि अनेक जीव धरती पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं, लेकिन जल में रहने के लिए नहीं होते हैं। जल में रहने वाले जीव जल में जीवित रह सकते हैं, लेकिन स्थल पर नहीं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन जीवों में अपने उस वातावरण में रहने के लिए उन्होंने अपने शरीर में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कर लिए हैं। या आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने शरीर में कुछ इस प्रकार की विशेषताएं विकसित कर ली हैं, जिनके द्वारा कि वे उस वातावरण में आराम से रह सकते हैं, सांस ले सकते हैं, पोषण प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात वो वहां के लिए, उस वातावरण के लिए अनुकूलित हो गए हैं। जैसे इसमें आप एक चित्र देखिए, इसमें एक चित्र दिखाया गया है, एक वॉलरस है जो कि आपके बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। वहीं दूसरी ओर एक हिप्पोपोटेमस है जो कि एक पानी के स्रोत में आपको नजर आ रहा है, और वहीं एक बतख है। तो ये जंतु अपने अलग अलग वातावरणों में रहने के लिए इनमें अलग अलग प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे कि वॉलरस जो है, इसमें जो बर्फीले क्षेत्र है वहां पर रहने के लिए इसका शरीर इस प्रकार से ढला हुआ है कि इसके शरीर में बहुत मोटी वसा की चमड़ी होती है, एक लेयर होती है जिसके द्वारा कि ठंड से अपने शरीर को बचा सकता है। इसी प्रकार से हिप्पोपोटेमस का शरीर आप देख लीजिए, वो भी पानी में रहने के लिए या जाने के लिए, कीचड़ आदि में रहने के लिए अनुकूलित है। इसी प्रकार से जो बतख है, उसके पैरों के पंजों में आप देख सकते हैं कि एक प्रकार की जालनुमा संरचनाएं बनी हुई हैं, जिनके द्वारा यह आराम से पानी के ऊपर तैर सकता है। अर्थात इन्होंने अपने शरीर को अनुकूलित कर लिया है। ऐसी अनेक उदाहरण है। जैसे मछली है, मछली का शरीर नौकाकार होता है और इसी कारण वह पानी के भीतर बहुत तेजी से गति कर सकती है। उसमें क्लोम पाए जाते हैं जिनके द्वारा कि वो पानी के भीतर भी श्वसन कर सकती है। तो यही अनुकूलन है। इसी के साथ सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी के सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, एवं उन स्रोतों का जहां से ये ज्ञान या यह जो पिक्चर्स हैं वो मैंने ली हैं, उन सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आगे इसलिए आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और देखते रहिए मेरा चैनल अमेजिंग साइंस। अपने लेटेस्ट वीडियोस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।